आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि इस आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए, राकेश टिकैत कहते हैं कि हम अभी आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, अभी हम आंदोलन अक्टूबर तक चलाएंगे और आंदोलन को और खींचेंगे और बहुत सारे नए नए कानूनों पर हम संशोधन करवाएंगे। तो क्या आंदोलन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, जिस व्यक्ति के जहन में कोई बात ना हो, किसान का भला ना हो, किसान के लाभ नुकसान से कोई मतलब ना हो, जिसे सिर्फ राजनीतिक रोटियां और अपने स्वार्थ को सेकना हो, चलाना है, वो आंदोलन अगली ठंडी तक चलाएगा। ऐसा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तू चलाता रहे भैया, तुझे किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। और मैं भरोसा दिलाता हूँ देश के किसानों को, ये 3 बिल तो कम है, तुम्हारे लिए 5 बिल लेकर आएंगे हम। 5 बिल, जिससे हर भारत का किसान का बेटा बिजनेसमैन बनने की राह सुनिश्चित करेगा। हर किसान को सुरक्षा मिलेगी, हर किसान को तरक्की के अनगिनत अवसर खुले, गांव गांव शहर बनने लगे। ऐसे सारे बिल जो किसानों के, गांववासियों के हित में हैं, वो सारे के सारे लेकर हम आएंगे। और उसको लाने से ना तो टिकैत हमें रोकेगा, ना ये 3 इसके बिल रोकेंगे, ना इसका धरना प्रदर्शन रोक सकता है। क्योंकि इस देश की तरक्की को सुनिश्चित करना और तुरंत सुनिश्चित हो ये तरक्की, इसके लिए हर भारतीय बेटे का जिम्मेदारी है। इसमें राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, आंदोलन जीवी नेता क्या कर रहे हैं, उनकी चिंता हमें करने के बजाय हमें ग्रामवासियों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के हर संभव प्रयास करने होंगे। और हमने प्रधानमंत्री जी से बात की है, होम मिनिस्ट्री में बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी बात की है। हो सका तो, संभव हुआ तो 1 हफ्ते में से कम समय में किसानों के लिए 5 बिल लेके आएंगे हम। और वो 5 बिल भारत के भविष्य को बदलने वाला होगा, कि एक एक किसान के जीवन को बदलने वाला होगा, भारत के गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को उल्टा करके तेजी गति से बढ़ने वाला होगा, विश्वास का वो लहर पैदा करेगा जिससे भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम क्यों नहीं लाएंगे ऐसे बिल? हम ले आएंगे। हम जो भारत की तरक्की के लिए, जो भारत के विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो युवाओं में जोश पैदा करने के लिए, किसानों के अंदर एक ताकत लाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वो सब ले आएंगे। 3 क्या 30 भी अगर बिल हमें लाने पड़े, किसानों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, तो सब कुछ ले आएंगे। इसी के लिए सरकार बनी है और इसी के लिए सरकारें चलती हैं, जिसमें राष्ट्रहित ना हो। जो अरविंद केजरीवाल की तरह सुरक्षा बलों के प्रयोग में आने वाली बसें हटा लेता है, कहता है ये दिल्ली की एसेट्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के क्या बच्चे एसेट्स नहीं हैं? जो 54 लोग दिल्ली के दंगों में तुमने मरवा दिए, क्या वो एसेट्स नहीं थे? वो पुलिस वाला जो कोरोना से पीड़ित होकर के हॉस्पिटलों में एडमिट नहीं हो पाया, मर गया, क्या वो दिल्ली का एसआई इस दिल्ली का एसेट्स नहीं था? क्या 40 मजदूर जो दिल्ली में के आग में जल के मर जाते हैं एक फैक्ट्री में, तुम कहते हो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्या वो दिल्ली के एसेट्स नहीं हैं? क्या दिल्ली के बच्चों की जो सड़कों पर निकले हैं रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए, और उनके बॉर्डरों पर तुम्हारे दंगाई बैठे हैं, जो 15 अगस्त के दिन दंगा किया, जिन लोगों ने रौंद डाली पूरी दिल्ली को, कोशिश की उन्हें रोकने के लिए, जो सुरक्षा के बल और सुरक्षा के जवान खड़े हैं, वो दिल्ली के एसेट्स नहीं हैं? लेकिन विनय जी, बात यहाँ नहीं है। बात किसान आंदोलन पे मैं वापसी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरह से राकेश टिकैत हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह सभाएं कर रहे हैं, किसानों को एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या अभी तो किसान आंदोलन जल्द खत्म होता हुआ नहीं नजर आ रहा? किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए 3 नहीं, अगर 30 बिल भी लाने पड़ेंगे तो ले आएंगे। हमने उसको फ्रेम आउट किया है, जिसकी ज़रूरत किसान को है। राकेश टिकैत नहीं बोल रहा है कि क्या ज़रूरत किसान को है, क्या नहीं है, क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए, कैसे तरक्की करेगा, उसे ABCD कुछ नहीं पता है। इसलिए वो राजनेताओं के इशारे पर सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहा है। वो आंदोलन को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाए, लेकिन हमारा लक्ष्य है भारत के एक एक व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षित करना, भारत के एक एक व्यक्ति के गांव में रहे एक एक बच्चे के हाथ में बिजनेस देना, भारत के एक एक किसान को बिजनेसमैन बनाना, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसकी आय को बढ़ाना, उसके इनकम को बढ़ाना, उसके सारे एसेट्स को मल्टीप्लाई करके एक मजबूत भारत के निर्माण की तरफ इस देश को ले जाना। उसके लिए मैं ले जाऊंगा, ये देश ले जाएगा, इस देश की सरकार ले जाएगी, भारत का प्रधानमंत्री ले जाएगा, गांव गांव का एक एक किसान ले जाएगा। और उसके बाद मैं देखता हूं राकेश टिकैत और उसके गैंग को कौन पूछता है। लेकिन अब एक प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि इसमें FDI कूद पड़ा है, फॉरेन के कुछ लोग कूद पड़े हैं। FDI का उन्होंने मतलब निकाला है कि विदेशी कुछ ताकतें इसमें कूद पड़ी हैं, इससे हमें बहुत बचना है। इनसे क्यों, चाहे हम रिहाना की बात करें, मियाँ खलीफा की बात करें, ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, ये बहुत बड़े जो एक्टिविस्ट हैं, एक पॉर्न स्टार है, ये सब कूद पड़े। इससे किसान आंदोलन में क्या फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है?
इससे एक बात हमें समझ में आती है कि जिसकी मैंने आशंका बहुत पहले व्यक्त की थी कि इस किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें भी अपना हाथ आजमा रही होंगी और उन ताकतों को हमें समझना होगा, एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना होगा, क्योंकि इस बढ़ते हुए आंदोलन बिना किसी धारा के जो आंदोलन बह रहा है, जिसमें अनकूत पैसा आ रहा है, निश्चित तौर पे इसमें विदेशी ताकतें हैं, विदेशी फंडिंग एजेंसियां हैं और बहुत सारी विदेशों की एजेंसियां लगी हुई हैं। उन सब के मंसूबों पर पानी फेरते हुए हम भारत के किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने की हर वो राह सुनिश्चित करेंगे जिसका हकदार भारत का किसान है। मैं तमाम विदेशी एजेंसियों, तमाम आंदोलनकारियों को बता दूं, तुम्हारे इस घटिया मंसूबों को कुचल करके भी हम भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने का मार्ग सुनिश्चित करेंगे और इसे करने से ना तुम रोक सकते हो, ना तुम्हारा आंदोलन रोक सकता है, ना तुम्हारी ये घटिया बातें रोक सकती है। अच्छा विनय जी, मेरा सवाल ये भी आ रहा है, सिख और हिंदुओं के बीच में जो फूट डाली गई उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा से कहा कि सिख हमारे लिए बहुत महान है, क्योंकि मैं उस धरती पर रहा हूँ, सिखों की उस धरती यानी पंजाब में रहा हूँ, वहाँ की मैंने रोटियाँ खाई हैं और सिखों का कर्जा कभी भारत उतार नहीं सकता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या पंजाब के वो जो सिख खालिस्तानी उनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत का प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात की है। भारत के सिखों ने, सिखों के गुरुओं ने वो बलिदानी दी है इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, जिसका कर्जदार ये भारत की आने वाली कई पीढ़ियां भी रहेंगी। गुरुओं की वो बाणी, गुरबाणी में जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, पुरजा पुरजा कट मरे। इस देश की संस्कृति, सभ्यता, माताओं बहनों की आन बान सम्मान, देश की सुरक्षा के लिए एक सिख का, एक सरदार का पुरजा पुरजा कटने को तैयार है। ऐसे सिखों को भड़काना और उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना निहायत गलत है। मैं इसको शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आप खालिस्तान की जोड़ते हैं, तो खालिस्तान पैदा करने वाला कोई विदेशी नहीं था, हमारे ही कांग्रेस पार्टी की महान नेता इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पहले तो एक नेता को पैदा करती हैं, बाद में जब वो मुख्यमंत्री बनने की हैसियत पे आता है तो उसको मर्डर करवा देती हैं। और राजीव गांधी हैं, जिन्होंने अपनी मां के मर्डर के, एक व्यक्ति ने मर्डर किया और हजारों बेगुनाह सिखों का कत्लेआम मचा दिया। और ये वही पल है, आपको मैं बताऊं, 85-84 में दंगे हुए, 85-86 का वही पल है जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर इन्हीं सिखों के हट जाने की वजह से, विवाद में, खालिस्तान की जंग में चले जाने की वजह से जम्मू कश्मीर के उन आतताइयों ने मौका ढूंढा और 5 लाख कश्मीरियों को निकाल बाहर फेंका। अगर ये सिखों के साथ इंदिरा गांधी का षड्यंत्र और राजीव गांधी का ये कत्लेआम ना होता तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो 5 लाख हिंदू निकाले गए उनको कोई छू नहीं सकता था। इसलिए सिखों ने में हमेशा इस देश के लिए बलिदानी दी। सिख कौन है? यही हिंदू सरदार, हिंदुओं के घरों का निकला बड़ा बेटा, जिसने धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, इस भारत भूमि की संस्कृति के लिए शस्त्र उठा करके अपने प्राणों की आहुति दे करके इस राष्ट्र को बचाया। वो हैं सिख। हिंदू से निकला सिख, सिख से निकले हिंदू, दोनों एक ही माँ के पेट के बच्चे हैं और दोनों की रगों में एक ही गुरु का खून बहता है। लेकिन विनय जी, जब इसी आंदोलन के बीच में खालिस्तानी जैसा मूवमेंट चलाया जाता है, जब उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि खालिस्तानी मूवमेंट इस किसान आंदोलन के जरिए चलाया जा रहा है। जब आपके देश की अदालतें, जब आपके देश का न्याय सिस्टम, जब आपके देश की सुप्रीम कोर्ट किसी को न्याय देने में विफल हो जाएगी, 84 के दंगाइयों को न्याय देने में विफल हो जाएगी, जब बेगुनाह मरते बच्चों को न्याय देने में विफल हो जाएगी, उनकी माताओं, पिता और उनके परिवार को न्याय देने में विफल हो जाएगी, तो फिर इसी तरीके के खालिस्तान आंदोलन चलते हैं। जिन बच्चों को इन कांग्रेसियों की बहती गंदी कारतूतों की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया, जिन बच्चों को इन्हीं कांग्रेसी का सत्ता के लालच के चक्कर में मौत के घाट इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया, जिन्हें आज तक न्याय नहीं दिया गया, वो खालिस्तान आंदोलन नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? आप बताइए मुझे। भारत का कोई व्यक्ति बताए, मेरे परिवार के 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, कत्लेआम मचाया गया, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खालिस्तान आंदोलन नहीं चलाऊंगा तो क्या चलाऊंगा? अगर भारत के लोग और भारत की सत्ता में बैठी सरकारें और न्यायाधीशों को ये लगता है कि खालिस्तान आंदोलन गलत है तो पहले उस दंगों में, 84 के दंगों में, 86 के दंगों में मारे गए, जम्मू कश्मीर में मारे गए लोगों के प्रति न्याय करो।
अगर न्याय नहीं करोगे तो इसी तरीके के खालिस्तान आंदोलन, इसी तरीके के बहुत सारे आंदोलन चलते रहेंगे। बहुत सारे पंजाब के लोगों ने इस खालिस्तान आंदोलन से अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन उन लोगों को कैसे आप समझाएंगे जिनका अपना खुद का बेटा उनकी बाहों में दम तोड़ दिया, जिसकी माँओं ने दम तोड़ दिया, जिनके पिता ने दम तोड़ दिया इस कांग्रेसियों के दंगों में। इस दंगे का ही परिणाम है खालिस्तान आंदोलन। अगर आप न्याय दे देते, 84 के दंगाइयों के साथ कर देते, तो ये खालिस्तान आंदोलन नहीं होता। अगर आप न्याय कर देते जो बेगुनाह बच्चों को मारा गया, तो खालिस्तान आंदोलन नहीं होता। और ये खालिस्तान आंदोलन की नींव ही भारत की अन्याय प्रिय न्याय प्रणाली पर है। और न्याय प्रणाली को मैं कहूँगा देश की सुप्रीम कोर्ट को और तमाम उन अदालतों को जो 30-30 साल तक न्याय करने के नाम पर मुकदमे चलाती रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारी ही इस न्याय प्रणाली की ढीली ढाली रवैये की वजह से आज देश में खालिस्तान आंदोलन जीवित। अगर तुमने न्याय किया होता तो ये खालिस्तान आंदोलन जीवित ना होता। मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है विनय जी, आंदोलन क्या इस बार जो आंदोलन करीब करीब 40 किसान संगठनों के बीच में चल रहा था, क्या राकेश टिकैत के हाथ में पूरी बागडोर आंदोलन की आ गई है? क्योंकि जिस तरह से देखें, जो पहला मुख्य बिंदु होता था, मुख्य केंद्र होता था सिंघू बॉर्डर, अब गाजीपुर बॉर्डर होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल राजनीतिक जो पर्यावरण है गाजीपुर बॉर्डर पर ज़्यादा दिखाई देने लगा है। कभी कभी हम आधी रोटी छोड़ करके पूरी के लिए दौड़ने लगते हैं। किसान आंदोलन में जब राजनीति से बहुत सारा पैसा आने लगा तो टिकैत और उसके गैंग को लगा कि ये पैसा लगातार ऐसे ही आता रहेगा और हम राजनीति करते रहेंगे और जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा पैसा खींचेंगे। अरे उससे अच्छा होता आप अपने मेन पॉइंट्स रखते, मेन अपने डाउट्स रखते और उन डाउट के साथ हम उसका समाधान कर लेते इस देश में और हम किसानों को एक बेहतर भविष्य देते। वो आपने नहीं किया। तो जो किसान इस नीति के साथ आए थे कि हमें कुछ बदलाव चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए, कुछ सहूलतें चाहिए और किसान बिल के साथ हमारी तरक्की सुनिश्चित हो, उनका तो तुमने बंटाधार कर दिया। अब तुम सिर्फ राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। तो राजनीति की रोटियां किसान नहीं सेकना चाहेगा, ना कोई संगठन सेकना चाहेगा, क्योंकि भविष्य में उसे भी जवाब देना है। और जब परत दर परत आपके टाइम टू टाइम सारी परतें खुलती जा रही हैं, तो जिसके भी अंदर थोड़ा भी शर्म, थोड़ा भी जिम्मेदारी बची होगी, वो आंदोलन छोड़ के चला जाएगा। उसे जिम्मेदारी और पैसों से ये देश नहीं चलता, देश विश्वास और अपने कर्मों से चलता है। तो जो लोग अच्छे विश्वास के लोग हैं, जिन लोगों के अंदर थोड़ी भी शर्म बची हुई है, उन्होंने छोड़ दिया साथ।